नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी जीवों के जनन के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हमारी 2 क्लासें हो चुकी थी। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए, हम क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें कौन सा कथन असत्य है, नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यदि आपको नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको नेगेटिव वे में आंसर देना है, और पॉजिटिव वे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको पॉजिटिव वे में आंसर टिक करना है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है, कुछ विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती है। बात सही बोली गई है, कुछ विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती है, ये तो सही बात बोली गई। और हमें असत्य कथन की पहचान करनी है, और आपको साइंस में विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको सत्य कथन पूछा गया है या फिर असत्य कथन पूछा गया है। आपको हाँ में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं में दिया गया है, तो आप असत्य और सत्य और हाँ नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे दे रखा है कि कुछ विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती है, बात सही बोली गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दे रखा है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है। हाँ, ये भी सही बात है, ये सफल विभिन्नताओं में वृद्धि होती है, तो ये सही बोला गया, क्योंकि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन विभिन्नता को बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही बात है, बी ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है कि जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। देखो, विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है, देखो विशिष्ट विभिन्नताएं थोड़ी प्रदर्शित होती है, इसलिए यहाँ पे यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। और हमें नेगेटिव वे में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यह आनुवांशिक पुनर्संयोजन पर निर्भर नहीं करता है, और इसलिए विशिष्ट विभिन्नता यह प्रदर्शित करता ही नहीं है। और यहाँ पे दे रखा है कि विशिष्ट प्रदर्शित होती है, तो उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है, ये गलत दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें गलत कथन ही पूछा गया था, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है कि जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। हाँ, ये सही बात बोली गई, क्योंकि कुछ विभिन्नताएं वंशागत भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है कि जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा होता है, पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा होता है कि आनुवंशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा होता तो ए बी और डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आनुवंशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा गलत है? तो जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है, ये गलत लिखा है, इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें विभिन्नताएं विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 32 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रकंद, बी ऑप्शन दे रखा है भूस्तारी, सी ऑप्शन दे रखा है बल्ब, और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? ए ऑप्शन हमें प्रकंद दे रखा है, बी ऑप्शन हमें भूस्तारी दे रखा है, और सी ऑप्शन हमें बल्ब दे रखा है। देखो सी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे बल्ब दे रखा है, तो हम जानते कि ये प्रकंद होता है और भूस्तारी, प्रकंद और भूस्तारी तो भूमिगत होते हैं, क्योंकि ये भूमिगत होते हैं और यह सतह पर फैलने वाले तने होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन भी मैंने गलत ऑप्शन कर लिया और बी ऑप्शन भी ये गलत कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकंद और भूस्तारी भूमिगत या सतह पर फैलने वाले तने होते हैं, इसलिए प्रकंद मैंने गलत कर लिया और भूस्तारी गलत कर लिया। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें बल्ब दे रखा है, बल्ब बल्ब तो एक संशोधित कली होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी यहाँ पे देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्तन की इकाई है? देखो कौन सी कायिक प्रवर्तन की इकाई है ये हमें पूछा गया, तो कायिक प्रवर्तन की इकाई हमें पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए पॉजिटिव वे में हमें आंसर देना है। देखो कायिक प्रवर्तन की इकाई कौन सी है? प्रकंद, प्रकंद और भूस्तारी भूमिगत तने होते हैं, इसलिए यहाँ पे तो प्रकंद भी राइट ऑप्शन होगा और भूस्तारी भी राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे सी ऑप्शन हमें बल्ब दे रखा है, तो बल्ब भी एक एक संशोधित कली होती है और यह भी कायिक प्रवर्तन की श्रेणी में आती है, इसलिए यहाँ पे बल्ब भी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं, देखो हमें पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, जो पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया था वो नेगेटिव वे में पूछा गया था,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वे में पूछा गया, इसलिए हमें पॉजिटिव आंसर टिक करना है। यहाँ पे प्रकंद दे रखा है, भूस्तारी दे रखा है और बल्ब, ये तीनों कायिक प्रवर्तन की इकाइयों में शामिल होते हैं, इसलिए प्रकंद भी इसका राइट आंसर है, भूस्तारी भी इसका राइट आंसर है और बल्ब भी इसका राइट ऑप्शन है। इसलिए यहाँ पे ए बी सी तीनों इसका राइट ऑप्शन है, इसलिए ये कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया होगा पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रकंद और भूस्तारी भूमिगत या सतह पर फैलने वाले तने होते हैं और बल्ब एक संशोधित कली होती है, इसलिए यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन ये सभी इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम देखेंगे 33 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमें 33वां नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। वायरस मुक्त पौधे हम किससे प्राप्त करते हैं, तो देखिए यहाँ पे किससे प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मेरिस्टेम संवर्धन से, बी ऑप्शन दे रखा है कलिका संवर्धन से, सी ऑप्शन दे रखा है अंडाशय संवर्धन से और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। वायरस मुक्त पौधे किससे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें मेरिस्टेम संवर्धन दे रखा है, तो मेरिस्टेम संवर्धन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरिस्टेम संवर्धन से वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि यह मेरिस्टेम कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है और वायरस से मुक्त करती है, इसलिए मेरिस्टेम संवर्धन इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे कलिका संवर्धन से दे रखा है बी ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अंडाशय संवर्धन से ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें वायरस मुक्त पौधे के बारे में बोला गया कि वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, हम जानते हैं कि वायरस मुक्त पौधे मेरिस्टेम संवर्धन से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है और यह वायरस से मुक्त होती है, इसलिए मेरिस्टेम संवर्धन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब 34 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है। यीस्ट कोशिका में जनन की विधि कौन सी है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मुकुलन, बी ऑप्शन दे रखा है द्विखंडन, सी ऑप्शन दे रखा है बहुखंडन और डी ऑप्शन दे रखा है विखंडन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है। यीस्ट कोशिका में जनन की विधि कौन सी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें मुकुलन दे रखा है, बी ऑप्शन द्विखंडन दे रखा है, सी ऑप्शन बहुखंडन दे रखा है और डी ऑप्शन हमें विखंडन दे रखा है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखो विखंडन तो कवकों में होता है, इसलिए विखंडन गलत ऑप्शन कर लो। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें बहुखंडन दे रखा है, तो बहुखंडन तो हमेशा अमीबा अमीबा में होता है, इसलिए यहाँ पे बहुखंडन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हमें द्विखंडन दे रखा है, तो द्विखंडन ये भी अमीबा में होता है, इसलिए द्विखंडन और बहुखंडन ये दोनों अमीबा में होते हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गए। अब यहाँ पे ए ऑप्शन हमें मुकुलन दे रखा है, मुकुलन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यीस्ट कोशिका में जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए मुकुलन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हमें यह बोला गया था कि यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है, तो यीस्ट कोशिका में जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए मुकुलन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि यीस्ट कोशिका में जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, और हमें ए ऑप्शन में मुकुलन दे रखा था, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द्विखंडन और बहुखंडन ये अमीबा में होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। विखंडन ये कवकों में होता है, इसलिए ये विखंडन भी गलत ऑप्शन हो गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम देखते हैं 35वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए 35वें नंबर के हम क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे 35वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अस्पाइरोगाइरा की जनन की विधि है। अस्पाइरोगाइरा की जनन की विधि है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मुकुलन, बी ऑप्शन दे रखा है विखंडन, सी ऑप्शन दे रखा है पुनर्जनन और डी ऑप्शन दे रखा है खंडन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अस्पाइरोगाइरा की जनन की विधि है, तो अस्पाइरोगाइरा की जनन की विधि कौन सी है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें मुकुलन दे रखा है, तो मुकुलन किस में होता है, देखो मुकुलन तो हमने अभी अभी दे रखा था, मुकुलन क्या है कि यीस्ट कोशिका में जनन की विधि मुकुलन कहलाती है, इसलिए मुकुलन तो ये गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यीस्ट कोशिका में जनन की विधि जनन की विधि क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है, क्योंकि मुकुलन द्वारा ही जनन होता है, इसलिए मुकुलन गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें विखंडन दे रखा है, विखंडन भी गलत ऑप्शन हो गया। विखंडन किस में होता है, तो विखंडन कवकों में होता है, इसलिए विखंडन गलत ऑप्शन। सी ऑप्शन हमें पुनर्जनन दे रखा है, तो पुनर्जनन भी इसका, यहाँ पे अस्पाइरोगाइरा की बात की जा रही है, अस्पाइरोगाइरा में जनन की विधि है, तो पुनर्जनन भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में खंडन दे रखा है, खंडन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्पाइरोगाइरा होता क्या है, तो अस्पाइरोगाइरा एक शैवाल होता है और इसमें खंडन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है, जिसमें इसका शरीर टुकड़ों में टूटकर नए जीव बनाता है, इसलिए खंडन इसका राइट ऑप्शन है होगा।
मुकुलन गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि यीस्ट कोशिका में जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए मुकुलन गलत ऑप्शन है। विखंडन ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि विखंडन कवकों में होता है। और पुनर्जनन भी गलत ऑप्शन है। और खंडन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि खंडन मतलब क्या है कि जो शरीर है वो टूटकर नए जीव बनाता है, उसे खंडन कहते हैं। और ये किस में होता है, तो स्पाइरोगाइरा में होता है। और स्पाइरोगाइरा क्या होता है, तो स्पाइरोगाइरा एक शैवाल होता है और इसमें खंडन द्वारा जनन होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम देखेंगे 36वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 36वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि उन उन टेराटोजेंस व अन्य कारकों का चयन कीजिए जो जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। उन टेराटोजेंस व अन्य कारकों का चयन कीजिए जो जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अप्रशासित गैर कानूनी दवाएं। बी ऑप्शन दे रखा है कैफीन की अत्यधिक मात्रा। सी ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन समृद्ध आहार। डी ऑप्शन दे रखा है अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता। डी ऑप्शन दे रखा है दूध और दूध के उत्पाद। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? उन टेराटोजेंस व अन्य कारकों का चयन कीजिए जो जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। कौन जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं? कौन जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं? अप्रशासित गैर कानूनी दवाएं। देखो गैर कानूनी दवाएं ये प्रभावित करते हैं, ये तो सही बात है। देखो गैर कानूनी दवाएं प्रभावित करती है और हमें प्रभावित करते हैं पॉजिटिव वे में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे ये गैर कानूनी दवाई ये तो राइट ऑप्शन होगा। दूसरा हमें दे रखा है कैफीन की अत्यधिक मात्रा, तो ये भी तो प्रभावित करती है। देखो ये कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तो कैफीन की अत्यधिक मात्रा, हमें अत्यधिक मात्रा दे रखा है, ये भी प्रभावित करती है, इसलिए बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन समृद्ध आहार, देखो प्रोटीन समृद्ध आहार तो लाभदायक होते हैं, हानिकारक थोड़े होते हैं, प्रभावित थोड़ी करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन समृद्ध आहार तो इसका नहीं होगा। हमें जो प्रभावित होते हैं वही बताना है। अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता, हाँ अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता ये भी प्रभावित करते हैं, ये भी नुकसानदायक है, इसलिए डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है दूध और दूध के उत्पाद। देखो दूध और दूध के उत्पाद ये तो सही बात है। देखो दूध और दूध के उत्पाद ये तो लाभकारी होते हैं, हानिकारक थोड़ी होते हैं। और प्रोटीन समृद्ध आहार ये भी लाभकारी होते हैं। तो यदि लाभकारी पूछा होता तो प्रोटीन समृद्ध आहार और दूध के उत्पाद ये करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि टेराटोजेंस व अन्य कारकों का चयन कीजिए जो जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो कौन से ऐसे कारक है जो जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं? तो गैर कानूनी दवाएं होती है और अत्यधिक मात्रा में कैफीन और अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता ये जन्म पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसलिए ए बी डी इसका राइट ऑप्शन है। ए बी डी ये हमें कहा दे रखा है, देखिए ए बी डी ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको ये पता चलना चाहिए कि जन्म पूर्व वृद्धि को गैर कानूनी दवाई भी प्रभावित करती है, अत्यधिक कैफीन की मात्रा भी वृद्धि को प्रभावित करती है, और अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता ये भी वृद्धि को प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ पे ए बी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और कौन कौन प्रभावित नहीं करता है? तो प्रोटीन समृद्ध आहार, प्रोटीन समृद्ध आहार ये तो लाभकारी होता है ना कि हानिकारक। और दूध के उत्पाद ये भी लाभकारी होता है। तो यहाँ पे सी और ई गलत ऑप्शन है और ए बी डी इसका राइट ऑप्शन है, इसलिए कुल मिलाकर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे हम बात करते हैं 37वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए 37वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ में 37वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है गर्भवती महिलाओं का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आना गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गर्भवती महिलाओं का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आना गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मियोसाइट, बी ऑप्शन दे रखा है डिम्ब, सी ऑप्शन दे रखा है शुक्राणु और डी ऑप्शन दे रखा है भ्रूण। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? गर्भवती महिला की बात की जा रही है कि गर्भवती महिला का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आना गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ये ऑप्शन हमें मियोसाइट दे रखा है। देखो मियोसाइट प्रभावित होने से कोई होगा थोड़ा? देखो हमें जो प्रभावित करता है उसे ही बताना है। तो यहाँ पे मियोसाइट दे रखा है, मियोसाइट तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमें डिम्ब दे रखा है, तो डिम्ब ये देखो प्रभावित होते हैं, लेकिन सब देखो मियोसाइट भी प्रभावित होता है, डिम्ब भी प्रभावित होता है, शुक्राणु देखो हम पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आते ही है जब गर्भवती महिला, तो मियोसाइट भी प्रभावित होता है, डिम्ब भी प्रभावित होता है और शुक्राणु भी प्रभावित होता है और भ्रूण भी प्रभावित होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, इसका हमें चयन करना है, क्योंकि हमें अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाते हैं। देखो आप पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आएंगे तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन ये प्रभावित करने वाले ही है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट कौन सा ये हमें बताना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो देखिए
गर्भवती महिला का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आना गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पे हमें ये भी हाईलाइट कर रखा है कि गंभीर रूप से प्रभावित करता है। गंभीर रूप से किसको प्रभावित करता है? मियोसाइट को भी प्रभावित करेगा, डिंब भी को भी प्रभावित करेगा, शुक्राणु को भी प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रूण को प्रभावित करेगा। इसलिए इसका डी ऑप्शन भ्रूण इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि मियोसाइट को प्रभावित करेगा तो इतना ज्यादा कोई मतलब नुकसान नहीं होगा। डिंब पे भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, शुक्राणु पे भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भ्रूण पे ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो भ्रूण प्रभावित होगा, इसलिए भ्रूण इसका राइट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया था कि यदि आपको नहीं समझ में आया यह क्वेश्चन तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमें पूछा गया था कि गर्भवती महिला का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आना गंभीर रूप से प्रभावित करता है। हमें यहाँ पे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो हम जानते हैं कि प्रदूषण गर्भ में भ्रूण को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ विकासशील अवस्था में संवेदनशील होता है और यहाँ मियोसाइट है, डिंब है और शुक्राणु है, ये प्रभावित हो गए। ये पहले पहले जो पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में जाने पर पहले पहले प्रभावित होके, लेकिन इतना ज्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो भ्रूण पे पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? तो भ्रूण होगा, इसलिए भ्रूण इसका राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब आगे हम देखते हैं 38वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 38वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किस आयु तक मानव मादा के प्रजनन अंग पूरी तरह परिपक्व नहीं होते हैं और मादा हार्मोन भी उचित उचित स्तर पर सक्रिय नहीं होते। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 17 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 19 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 21 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा है 25 वर्ष। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? किस आयु तक मानव मादा के प्रजनन अंग पूरी तरह परिपक्व नहीं होते? किस आयु तक मानव मादा के प्रजनन अंग पूरी तरह परिपक्व नहीं होते? तो किस आयु तक पूरी तरह परिपक्व नहीं होते? तो 17 वर्ष की आयु में पूरी तरह परिपक्व नहीं होते। अब 18 से ऊपर की जो आयु दे रखी है उसमें तो परिपक्व हो जाती है, लेकिन 17 वर्ष तक ये पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे 19 वर्ष दे रखा है, 21 वर्ष दे रखा है और 25 वर्ष दे रखा है। तो ये तो 18 वर्ष से ऊपर की आयु दे रखी है, 19 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष। तब तो मानव मादा के प्रजनन अंग पूरी तरीके से विकसित हो जाते, लेकिन 17 वर्ष की आयु में पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। तो यहाँ पे हमें दे रखा था कि किस आयु तक मानव मादा के प्रजनन अंग पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते और मादा हार्मोन्स भी उचित स्तर पर सक्रिय नहीं होते। तो 17 वर्ष की आयु में सक्रिय नहीं होते। और यहाँ पे 18 वर्ष के ऊपर में तो सक्रिय हो जाते, लेकिन 17 वर्ष तक सक्रिय नहीं रहते। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 39वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 39वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है? यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है एक्स वाई, बी ऑप्शन दे रखा है एक्स एक्स, सी ऑप्शन दे रखा है एक्स ओ और डी ऑप्शन दे रखा है वाई ओ। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? देखो यह किस पर आधारित होता है, तो लिंग का निर्धारण एक्स वाई दोनों पर आधारित होता है। इसलिए इसका कौन कौन सा राइट ऑप्शन होगा? यहाँ पे एक्स वाई इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है, देखो यदि लड़के के बारे में पूछा होता तो हम एक्स वाई इसका राइट ऑप्शन, लड़के देखो एक्स वाई होगा तब तो लड़का पैदा होगा और एक्स एक्स होगा तब लड़की पैदा होगी। और यहाँ पे हमें बोल रखा है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो हम जानते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्रों पर ही आधारित होता है, इसलिए एक्स वाई इसका हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे एक्स ओ ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, वाई ओ ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। एक्स एक्स होगा तब लड़की पैदा होगी और एक्स वाई होगा तब लड़का पैदा होगा। तो महिला के लिए एक्स एक्स गुणसूत्र हो गया और पुरुष के लिए एक्स वाई गुणसूत्र हो गया। और यहाँ पे हमें पूछा गया था गुणसूत्र पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? तो एक्स वाई पर आधारित होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 40वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि प्रोफेसर एस सी माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र में, बी ऑप्शन दे रखा है मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में, सी ऑप्शन दे रखा है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और डी ऑप्शन दे रखा है पर्यावरण के क्षेत्र में। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है?
प्रोफेसर एएससी माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो हम जानते हैं कि प्रोफेसर एएससी माहेश्वरी ने पादप उत्तक संवर्धन में योगदान दिया था, इसलिए पादप उत्तक संवर्धन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र ये हमें ए ऑप्शन में ही दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में ये गलत ऑप्शन है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ये भी गलत ऑप्शन है, और पर्यावरण के क्षेत्र में ये भी गलत ऑप्शन है। क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि प्रोफेसर एएससी माहेश्वरी ने पादप उत्तक संवर्धन में योगदान दिया था, इसलिए पादप उत्तक संवर्धन ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे हम देखेंगे 41वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए देखिए यहाँ पे हमें 41वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव में वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन जो सेक्स निर्धारण में लिंग प्रोटीन को कोड करता है, कौन लिंग प्रोटीन को कोड करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वाई आर एस जीन, बी ऑप्शन दे रखा है आर एस वाई जीन, सी ऑप्शन दे रखा है एस आर वाई जीन, और डी ऑप्शन दे रखा है एस वाई आर जीन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव में वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन जो सेक्स निर्धारण में लिंग प्रोटीन को कोड करता है, तो कौन लिंक प्रोटीन को कोड करता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन वाई आर एस जीन दे रखा है, बी ऑप्शन आर एस वाई जीन दे रखा है, सी ऑप्शन एस आर वाई जीन दे रखा है, और डी ऑप्शन एस वाई आर जीन दे रखा है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मानव में वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन जो सेक्स निर्धारण में लिंग प्रोटीन को कोड करता है, तो कौन कोड करता है? तो एस आर वाई जीन करता है, इसलिए एस आर वाई जीन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एस आर वाई जीन वाई गुणसूत्र पर मौजूद होता है और यहाँ लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है, इसलिए एस आर वाई जीन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वाई आर एस जीन ये गलत ऑप्शन होगा, आर एस वाई जीन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और एस वाई आर जीन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और एस आर वाई जीन इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और एस आर वाई जीन की फुल फॉर्म होती है कि सेक्स सेक्स डिटरमिनिंग रीजन, वाई ये इसका फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पे वाई गुणसूत्र की बात की जाए रही है, इसलिए हम एस आर वाई वाई जीन हम ये कहेंगे, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 42वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 42वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है विपुंसन प्रक्रिया में, विपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पराग कोष हटाते हैं, बी ऑप्शन दे रखा है वर्तिका को हटाते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है दल को हटाते हैं, और डी ऑप्शन दे रखा है बाह्य दल को हटाते हैं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? विपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है? पराग कोष हटाते हैं, या फिर वर्तिका को हटाते हैं, दल को हटाते हैं, या बाह्य दल को हटाते हैं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो विपुंसन प्रक्रिया में पराग कोष को हटाया जाता है, इसलिए पराग कोष इसको इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि विपुंसन में पराग कोष को हटाया जाता है ताकि अनियंत्रित परागण को रोका जा सके, इसलिए यहाँ पे पराग कोष हटाते हैं, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। वर्तिका को हटाते ये गलत हो जाएगा, दल को हटाते ये भी गलत हो जाएगा, बाह्य दल को हटाते ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं 43वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए 43वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है एक क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाला मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क पर्णकेदार पर्ण शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल होश कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें बल्ब दे रखा है, बी ऑप्शन हमें कार्म दे रखा है, सी ऑप्शन हमें ट्यूबर दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें राइजोम दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? देखो यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़ लीजिए, और क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाला मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क पर्णकेदार पर्ण शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल हो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राइजोम कहलाता है, इसलिए राइजोम डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। राइजोम डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? ए ऑप्शन हमें बल्ब दे रखा है, बल्ब गलत ऑप्शन है, क्योंकि बल्ब क्या करता है? बल्ब पौधों के भंडारण का ये अंग होता है, लेकिन ये इसका मूल नहीं होता है। यहाँ पे बोल रखा है कि पर्णकेदार पर्ण शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल होश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मोटा गूदेदार की बात की जा रही है कि एक क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाला मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क पर्णकेदार पर्ण शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल क्या कहलाता है? तो राइजोम कहलाता है। तो बल्ब गलत हो जाएगा, कार्म भी गलत हो जाएगा, और ट्यूबर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि राइजोम एक क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाला मोटा तना होता है जिसमें शुष्क पर्णकेदार पर्ण भी होते हैं, शीर्षस्थ कलिका और अपस्थानिक मूल ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका हमने राइजोम इसका करेक्ट ऑप्शन कर लिया। यहाँ पे बल्ब को मैंने गलत कर लिया, कार्म को भी गलत कर लिया, और ट्यूबर को भी गलत कर लिया। क्यों? क्योंकि बल्ब, कार्म और ट्यूबर ये पौधे के भंडारण के अंग होते हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन तो डी राइजोम ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ए बी सी ये गलत हो जाएंगे, और डी इसका करेक्ट है राइजोम। अब आगे हम बात करेंगे
44वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 44वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मानवों में एक युग्मज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। देखो पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है, तो यहाँ पे पिता से एक्स मिलेगा और माता से भी एक्स मिलेगा, तो लड़की पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे लड़की बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि पिता से हमें वाई मिलता है, यदि पिता से वाई मिलता है और माता से एक्स मिलता है, तो ये लड़का होगा। और यदि पिता से एक्स मिलता है और माता से भी एक्स मिलता है, तो ये लड़की। देखो माता तो हमेशा एक्स ही देती है, लेकिन ये हमेशा देखो ये जो लड़के पैदा होते हैं और लड़की पैदा होती है, तो ये किस पे निर्भर होता है, तो ये हमेशा पिता पर निर्भर होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा पिता देगा वो पिता हमेशा एक्स भी दे सकता है ये और वाई भी दे सकता है, और माता हमेशा एक्स ही देती है। तो यहाँ पे यदि पिता एक्स देता है और माता भी एक्स देती है, तो ये युग्म एक्स एक्स का बनेगा, तो ये लड़की पैदा होगी। और यदि पिता वाई देता है और वाई देता है, वाई लिंग गुणसूत्र देता है और माता एक्स देती है, तो ये लड़का पैदा होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि मानवों में एक युग्मज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है, जिससे विकसित होता है। तो पिता से हमें एक्स गुणसूत्र मिल रहा है और माता से भी एक्स मिलेगा, तो युग्मज कौन सा बनेगा, एक्स एक्स का युग्म बनेगा। और एक्स एक्स का युग्म बनेगा तब हमेशा लड़की पैदा होगी। और यदि पिता से वाई गुणसूत्र मिलता है, यदि पिता से वाई गुणसूत्र मिलता है और माता से एक्स मिलता है, तो युग्मज किस का बनेगा, एक्स वाई का बनेगा। और एक्स वाई बनेगा तब लड़का पैदा होगा। इसलिए यहाँ पे लड़का गलत ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, लड़की डी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 45वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 45वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है माता पर, बी ऑप्शन दे रखा है पिता पर, सी ऑप्शन दे रखा है दोनों पर, और डी ऑप्शन दे रखा है दादा पर। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें माता पर दे रखा है, बी ऑप्शन हमें पिता पर दे रखा है, और सी ऑप्शन हमें दोनों पर दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें दादा पर दे रखा है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह पूरी तरीके से पिता पर निर्भर करता है, इसलिए पिता पर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि बच्चे का लिंग हमेशा पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता क्या करता है, पिता के शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र होता है और माता हमेशा एक्स गुणसूत्र देती है। लेकिन पिता का जो वाई गुणसूत्र होता है वह लड़के को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पे एक्स गुणसूत्र होता है वह लड़की को प्रदर्शित करता है। तो यदि यदि कोई यहाँ पे ये पिता है, यहाँ पे ये पिता है, और ये यदि एक्स गुणसूत्र देता है और माता से कौन सा मिलेगा, माता तो हमेशा एक्स ही देती है, और पिता एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है, क्योंकि पिता के शुक्राणु में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। इसलिए यहाँ पे पिता एक्स देगा और माता भी एक्स होगा, तो युग्मज कौन सा बनेगा, एक्स एक्स का बनेगा, तब लड़की पैदा होगी। और यदि पिता के द्वारा वाई गुणसूत्र दिया जाता है और माता से तो हमेशा एक्स ही मिलेगा, तो जब एक्स वाई मिलेंगे तब लड़का पैदा होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि लड़का होगा या लड़की, यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो यह पिता पर निर्भर करता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इन क्लासों को शेयर अवश्य करें। आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।